नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में। इस कोर्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन और मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम चैनल इंपल्स रिस्पांस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि चैनल इंपल्स रिस्पांस जनरली उसको एक टाइम वेरिंग चैनल के माध्यम से डिनोट किया जाता है और उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं अल्फा आई जो एक एम्पलीट्यूड और एटेन्यूएशन के माध्यम से भी जाना जाता है और उसे चैनल गेन के माध्यम से भी जाना जाता है जो एक फैक्टर पाथ लॉस और शैडोइंग पे डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा फाई जो एक फेज शिफ्ट है, वो एक बेसिकली जो मल्टीपाथ्स के डिले और डॉपलर स्प्रेड को डिनोट करता है। उसके अलावा जो फैक्टर टाउ है वो एक्चुअली मल्टीपाथ्स के डिलेस को डिनोट करता है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक बेसिक सिस्टम मॉडल इस तरह से देखा था, एक TX और RX है और TX और RX के बीच में बहुत सारे पाथ्स हैं। कुछ पाथ्स रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, कुछ पाथ स्कैटर होकर आ रहे हैं, कुछ पाथ डाइफ्रेक्ट होकर आ रहे हैं और ये सब पाथ रिसीवर में एक समेशन के फॉर्म में हमने देखा था। और डिपेंडिंग अपॉन कितने सारे पाथ्स है, अगर n पाथ्स है तो समेशन n फ्रॉम i इक्वल टू 0 टिल n और इसके आगे अल्फा आई टी जो जैसे मैंने बताया वो एक फैक्टर है जो पाथ लॉस और शैडोइंग को दर्शाता है और ये इसे हम चैनल एटेन्यूएशन, चैनल गेन के माध्यम से भी जानते हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर आया था e⁻ j phi t, ये एक फेज शिफ्ट है जो हर एक पाथ की फेज शिफ्ट, उसके अलावा जो डॉपलर स्प्रेड के लिए वजह से जो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो रही है चैनल में उससे दर्शाता है। उसके अलावा हमने देखा था ut टाउ आई जो है वो डिलेज है, हर एक पाथ का एक अलग अलग डिले होगा रिसीवर पे, वो उसे दर्शाता है। तो ये फैक्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हर एक जो फैक्टर है, हर एक जो कंपोनेंट है चैनल का, अगर आप अल्फा की बात करें या तो फेज शिफ्ट की बात करें या तो डिले की बात करें, वो एक टाइम का भी फैक्टर होता है। इसीलिए हम इस चैनल को वायरलेस टाइम वेरिंग चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक टाइम के मुताबिक ये चैनल चेंज होता रहता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप समझो एक ट्रांसमिशन 10 बजे कर रहे हैं तो जो ऑब्स्टिकल्स होंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, अगर ट्रांसमीटर से टावर या तो कोई एक्सेस पॉइंट और रिसीवर यानी कोई मोबाइल फोन के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे वो अलग होंगे विद अगर आप उसी ट्रांसमिशन को 10:30 बजे या 11 बजे करें। तो इस वजह से जो ऑब्स्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो चैनल है वो भी एक टाइम वेरिंग चैनल बन जाता है और उसकी वजह से जो भी फैक्टर्स है, अल्फा ले लो, डिले ले लो या तो फिर फेज ले लो, सब एक फैक्टर ऑफ टाइम बन जाता है। इसलिए हम जो हर एक फैक्टर के आगे टाइम का एक्सिस डिनोट करते हैं। तो इसकी वजह से आप देखोगे जो HB टाउ कॉमा टी है, जो चैनल इंपल्स रिस्पांस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो एक 2 डायमेंशनल एक्सिस के माध्यम से हम लिख सकते हैं। जो एक्स एक्सिस में वो बेसिकली मल्टीपाथ कंपोनेंट्स दर्शाता है। जैसे एक मल्टीपाथ कंपोनेंट आप टाउ 1 ले लो, इसको टाउ 2 ले लो और या टाउ 3 ले लो या टाउ 5 4 5 डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑब्स्टिकल्स है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, वो उसे दर्शाता है। उसके अलावा जो वाई एक्सिस है, अगर आप वाई एक्सिस को देखोगे वो टाइम वेरिएबल एक्सिस है, टाइम को दर्शाता है। अगर इस टाइम इंस्टेंट पे सपोज t इक्वल टू 0 या 10 बजे 11 बजे कोई इतने टाउस थे, इतने नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स थे, हर एक मल्टीपाथ के इतने डिले थे, इतने फेज शिफ्ट थे, अगर वही टाइम एक्सिस चेंज हो जाए t0 से t1 में हो जाएगा तो जो टाइप्स ऑफ मल्टीपाथ्स है, नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स है, डिले ऑफ ईच मल्टीपाथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच मल्टीपाथ वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए 2 डायमेंशनल एक्सिस के माध्यम से हम चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्स एक्सिस जो बेसिकली मल्टीपाथ्स के बारे में बताता है और एक वाई एक्सिस जो एक बेसिकली टाइम वेरिएशन के बारे में बताता है। इसलिए हम इसे 2 डायमेंशनल एक्सिस के माध्यम से भी डिनोट करते हैं जो चैनल इंपल्स रिस्पांस है। इसलिए इस 2 फैक्टर आते हैं, एक टाउ जो एक्स एक्सिस मल्टीपाथ्स को डिनोट करता है और जो टी वो टाइम एक्सिस जो हर एक टाइम में जो नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स चेंज हो रहे हैं वो उसे डिनोट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैनल इंपल्स रिस्पांस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी स्टेशनरी चैनल नहीं है, टाइम वेरिंग चैनल, नॉन स्टेशनरी चैनल बेसिकली मींस कि आपकी अगर टाइम वेरिंग चैनल है, अगर आपकी टाइम वेरिंग चैनल है टाइम वेरिंग चैनल है तो इसकी वजह से
अगर आप देखोगे एक टाइम इंस्टेंट t1 पे, ये आपके मल्टीपाथ के कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 मल्टीपाथ इसमें दर्शाया गया है, t0, t0, t1 और t2, 3 मल्टीपाथ कंपोनेंट्स है। हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट का अलग एक एम्पलीट्यूड है, अलग एक फेज है और अलग एक डिले है। वही अगर चैनल मैंने किसी टाइम अगले टाइम इंस्टेंट में मेजर किया, अगर अलग टाइम इंस्टेंट में उसको समझने की कोशिश की, तो आप इसमें देखिएगा अलग टाइम इंस्टेंट में t2 में सिर्फ 2 ही मल्टीपाथ कंपोनेंट है, t टाउ 0 और टाउ 1। इसके भी अलग अलग फेज है, अलग एम्पलीट्यूड है और अलग डिले है। तो आप देखोगे इसलिए इसको टाइम वेरिंग चैनल बोला जाता है, क्योंकि हर एक टाइम इंस्टेंट्स में आपके जो मल्टीपाथ्स है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अगर समझिए ये टाइम वेरिंग चैनल नहीं होता था, अगर ये टाइम इनवेरिएंट चैनल जिसे हम बोलते हैं, जो टाइम के मुताबिक चेंज नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन पे हमेशा उसी टाइम पे पहुंचती है, अगर उसका टाइम सुबह 7 बजे का है नई दिल्ली पहुंचने का, तो सुबह 7 बजे हमेशा सुबह 7 बजे पहुंचती है। इसका मतलब वो ट्रेन की जो टाइमिंग है वो फिक्स है, वो टाइम इनवेरिएंट चैनल के माध्यम से हम समझते हैं। इसका मतलब जो चैनल, जो वायरलेस चैनल कोई भी टाइम इंस्टेंट में आप ट्रांसमिशन करो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, उसे हम टाइम इनवेरिएंट चैनल बोलते हैं और उसे हम स्टेशनरी चैनल के माध्यम से भी जानते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सब 10 बजे ट्रांसमिशन कर रहा हूँ या 11 बजे ट्रांसमिशन कर रहा हूँ या एक दोपहर के 1 बजे भी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ या रात के 12 बजे भी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में और ऑब्स्टिकल्स या कुछ भी चीज़ होगा जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के मुताबिक, तब इसे हम टाइम इनवेरिएंट चैनल बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक TX है और एक RX है, अगर इसके बीच में सपोज 3 ऑब्स्टिकल्स हैं और ये पाथ्स जो मल्टीपाथ, ये 3 ऑब्स्टिकल्स रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे आ रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल्स कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लो आप, कभी चेंज हो ही नहीं रहे हैं, तब इसे हम टाइम इनवेरिएंट चैनल के माध्यम से जानते हैं। इसके कुछ और भी इसे कुछ और भी ढंग से हम समझते हैं आगे जाके। इसे कभी कभी अगर बहुत लंबे इंस्टेंट तक चेंज नहीं हो रहे हैं, उसके बाद कुछ चेंज हो रहे हैं, तो हम इसे कभी कभी वाइड सेंस स्टेशनरी के माध्यम से भी जानते हैं। वाइड सेंस स्टेशनरी, अगर इसमें अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग है तो उसे हम उससे, आपने ये पढ़ा होगा वाइड सेंस स्टेशनरी अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग चैनल भी के माध्यम से भी बहुत लोग एक लॉन्ग टर्म स्टेशनरी चैनल को ही बोलते हैं। अगर कोई चैनल जो बहुत हद तक स्टेशनरी, काफी देर तक स्टेशनरी है, उसे हम जनरली वाइड सेंस स्टेशनरी अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग के माध्यम से भी जानते हैं। इसे कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जैसे मीन शुड बी कांस्टेंट और जीरो। मीन आइडियली शुड बी कांस्टेंट, जो उसका मीन वैल्यू उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो इसका ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी है वो बेसिकली शुड बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द टाइम डिफरेंस रादर देन एब्सोल्यूट टाइम। तो इसके बारे में हम ज़्यादा इस कोर्स में अभी नहीं पढ़ेंगे, बट ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अगर कोई चैनल उसे वाइड सेंस स्टेशनरी अनकोरिलेटेड स्कैटरिंग के माध्यम से भी जानते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई करे तो हम उसे जनरली वाइड सेंस स्टेशनरी चैनल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर वो बहुत देर, बहुत इनफाइनाइट तक स्टेशनरी, कुछ टाइम तक स्टेशनरी रहे, उसे हम वाइड सेंस स्टेशनरी के माध्यम से भी समझते हैं। तो आप ये देखोगे, सिंस अगर ये स्टेशनरी चैनल की बात करें, उसमें अगर टाइम का फैक्टर नहीं आता है, तो ये आप देखोगे उसमें सब में से टाइम का फैक्टर हट गया है। अब ये सिर्फ एक टाइम इनवेरिएंट चैनल बन चुका है। अल्फा के आगे भी टी नहीं है, फाई के आगे भी टी नहीं है और टाउ आई के आगे भी टी नहीं है। तो ये बेसिकली एक स्टेशनरी चैनल बन सकता है। चलिए आगे एक सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। कंसिडर अ वायरलेस लैन ऑपरेटिंग इन अ फैक्ट्री नियर अ कन्वेयर बेल्ट। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम जनरली वायरलेस लैन को हम जनरली वाईफाई के नाम से भी जानते हैं। वायरलेस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑपरेटिंग इन अ फैक्ट्री नियर अ कन्वेयर बेल्ट। द ट्रांसमीटर रिसीवर हैव अ लाइन ऑफ साइट पाथ बिटवीन देम विद गेन अल्फा 0, फेज फाई 0 एंड डिले टाउ 0। तो बेसिकली ये बताया गया एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है और उसमें एक लाइन ऑफ साइट पाथ है। लाइन ऑफ साइट पाथ यानी एक दूसरे को देख सकते हैं, तो इसे लाइन ऑफ साइट पाथ बोलते हैं। और जो पाथ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है, इसका गेन है अल्फा 0 और इसका फेज है फाई 0 और इसका डिले है टाउ 0। एवरी टी सेकेंड्स अ मेटल कम्स डाउन द कन्वेयर बेल्ट। हर टी सेकेंड्स में एक मेटल आता है कन्वेयर बेल्ट पे, क्रिएटिंग एडिशनल रिफ्लेक्टेड पाथ। यहाँ पे सपोज कन्वेयर बेल्ट है, उस पर एक मेटल आ रहा है, उसकी वजह से एक एडिशनल रिफ्लेक्टेड पाथ हर टी सेकेंड्स में, एवरी t0 सेकेंड्स।
एवरी T0 सेकेंड्स में एक एडिशनल पाथ क्रिएट होता है जो जो मेटल से लग के रिसीवर पे जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो एडिशनल पाथ की प्रॉपर्टीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है, गेन जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा 1 है, उसकी फेज फाई 1 है और डिले टाउ 1। फाइंड द टाइम वेरिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स एच बी टाउ कामा टी फॉर दिस चैनल। तो हमें क्या पता लगाना है, इसका जो टाइम वेरिंग चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच बी टाउ कॉमा टी पता लगाना है इस चैनल के बारे में। ठीक है, इस चैनल का हमें एच बी टाउ कॉमा टी पता लगाना है। तो आप देखोगे इसमें दो पाथ्स है, एक डायरेक्ट पाथ है, एलओएस पाथ है, एक नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ है जो एक मेटल से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे आ रहा है, और दोनों पाथ्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड है, फेज है और डिले है। और ये नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ तभी आता है हर T0 सेकेंड्स में होता है, हर T0 सेकेंड्स में नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ बनता है। तो इसको हम किस तरीके से एच बी टाउ कॉमा टी को इस दोनों पाथ के माध्यम से किस तरह से लिख सकते हैं। तो जब लाइन ऑफ साइट पाथ होगा तो सिंगल, अगर फॉर एवरी टाइम अगर वो T0 के इसमें नहीं है तो सिंगल पाथ यही रहेगा, बस लाइन ऑफ साइट पाथ। लेकिन हर T0 पे दो पाथ्स होंगे, एक लाइन ऑफ साइट पाथ भी होगा और एक नॉन लाइन ऑफ साइट। तो T इज नॉट इक्वल टू n, तो एक सिर्फ अगर सिर्फ ये केस सेटिस्फाई हो रहा है सिर्फ एलओएस पाथ होगा। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो एलओएस प्लस एंड एलओएस पाथ दोनों होंगे। तो इसको हम किस माध्यम से लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप देखोगे एक इसके बारे में अगर ये बताया तो ये अगर T नॉट इक्वल टू एन T0 होगा, अगर वो इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एन T0 तो एक सिंगल पाथ एलओएस पाथ ही होगा। अगर ये मल्टीपल होगा एन T0 का तो पहला ये एलओएस पाथ होगा विथ एम्पलीट्यूड अल्फा 0, फेज फाई 0 एंड डिले टाउ 0 प्लस एडिशनल नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ। तो ये फॉर एवरी मल्टीपल्स ऑफ एन T0 देयर वुड बी एलओएस पाथ प्लस एनएलओएस पाथ। अगर वो मल्टीपल नहीं रहा एन T0 का, सिर्फ एलओएस पाथ ही होगा, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने ये समझा चैनल के बारे में, अब कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे चैनल से, जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फरेंसेस निकालेंगे जो हमें हेल्प करेगा एक चैनल को डिफरेंट कैटेगरी में पुट करने का, डिफरेंट कैटेगरी में उसको और समझने का। जैसे हमने टाइम इनवेरिएंट चैनल पढ़ा था और टाइम वेरिंग चैनल दोनों पढ़ा है। तो टाइम इनवेरिएंट चैनल अगर एक डीमॉड्यूलेटर है, आपका जो रिसीवर है synchronizes to the LOS component with the smallest delay tau 0, then the delay spread is the constant given by, अगर आपका टाइम इनवेरिएंट चैनल है तो वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स, टाइप ऑफ मल्टीपाथ्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच मल्टीपाथ, डिले ऑफ ईच मल्टीपाथ और फेज ऑफ ईच मल्टीपाथ हर एक टाइम इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेंगे। तो हम बहुत इजीली उसको कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम वेरिएशन है ही नहीं। अगर आप 10 बजे ट्रांसमिट करो, 11 बजे ट्रांसमिट करो, कभी भी ट्रांसमिट करो, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी। तो उसका हम डिले स्प्रेड, जितना जो उसका डिले है, मल्टीपाथ डिले स्प्रेड को हम इस फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वो पहले पाथ से सिंक्रोनाइज हो रहा है तो उसे हम टाउ आई माइनस T0 बोल सकते हैं। अगर वो मीन डिले से सिंक्रोनाइज हो रहा है तो टाउ आई माइनस टाउ बार कर सकते हैं। तो एक इनवेरिएंट चैनल के लिए डिले स्प्रेड कैटेगराइज कर रहा बहुत ही सिंपल है। फॉर दैट मैटर लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर Tx और Rx है और इसमें बहुत सारे पाथ है और ये सब पाथ क्योंकि टाइम इनवेरिएंट है, ये सब पाथ हर एक टाइम इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेंगे, तो उसका डिले स्प्रेड जनरली हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो मैक्स होगा, जो पहला पाथ का डिफरेंस और लास्ट पाथ का डिफरेंस है, अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो जनरली उसका डिले स्प्रेड के माध्यम से उसको लिख सकते हैं। या तो जो लास्ट पाथ का डिफरेंस और एवरेज पाथ का डिफरेंस जो हम निकालेंगे उसको भी डिले स्प्रेड के माध्यम से कैटेगराइज कर देते हैं। ये बताएगा कि आपको चैनल में कितना डिले है। इसके माध्यम से हम आगे देखेंगे चैनल डिले स्प्रेड पता करने के बाद हम इससे और क्या क्या चैनल की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे। बट ये टाइम इनवेरिएंट चैनल के लिए काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट पाथ माइनस लास्ट पाथ जनरली गिव्स यू द डिले स्प्रेड। ये बहुत कन्वेंशनल मेथड है और ये बहुत सारे ऑथर्स यूज करते हैं टाइम इनवेरिएंट चैनल में डिले पता करने के लिए। मुश्किल तब आती है जब आपके चैनल टाइम वेरिएंट है। अगर टाइम वेरिएंट चैनल है तो टाइम के इंस्टेंस में चेंज हो रहा है, सो मल्टीपाथ डिलेज वेरी विद टाइम। तो ये डिलेज है, जो मल्टीपाथ डिलेज है, ये डिले टी, अगर इसको मैं टाउ 0,
टाउ 1, टाउ 2 बोलूँ, ये तो डिलेज है मल्टीपाथ्स के, वो वेरी होंगे टाइम के मुताबिक, तो उसको कैटेगराइज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो डिलेज है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहे हैं, तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, जो एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे इसको कैटेगराइज करने के लिए। तो टू मैन कैरेक्टराइजेशंस आर चैनल डिले स्प्रेड, इसको हम लोग एवरेज डिले स्प्रेड भी बोलते हैं, और आरएमएस डिले स्प्रेड। आरएमएस डिले स्प्रेड इज द रूट मीन स्क्वायर डिले स्प्रेड, इसको हम रूट मीन स्क्वायर डिले स्प्रेड के नाम से जानेंगे। तो इसको हम जनरली जो टाइम वेरिंग मल्टीपाथ चैनल है, इसको हम जनरली दो मेथड से स्टडी करेंगे और दो प्रॉपर्टी से स्टडी करेंगे, एक चैनल डिले स्प्रेड के माध्यम से और एक रूट मीन स्क्वायर डिले स्प्रेड के माध्यम से। तो जैसे मैंने बताया ये टाइम डिस्पर्शन होता है, इसको हम जनरली टाइम डिस्पर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे मल्टीपाथ्स कैटेगराइजेशन हो रहे हैं। ये देखोगे ये जो नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स है T1, T2, T3, T4, ये 4 है, इसके डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं और टाइम डोमेन में कुछ इस तरह का दिखता है ये। अगर मैं इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म लूँ इसका, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको इसका कैटेगराइजेशन इस तरह का दिखता है। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि HF होल स्क्वायर ले रहे हैं हम। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द मोबाइल मल्टीपाथ चैनल, जैसे हमने देखा अगर टाइम वेरिंग चैनल हुआ, अगर उसको कैटेगराइज करना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है कि हर एक टाइम के मुताबिक जो चैनल चेंज हो रहा है, इस टाइम में इतने मल्टीपाथ्स थे, नेक्स्ट टाइम में अलग मल्टीपाथ्स होंगे, अगर हमें उसे स्टडी करना है, जनरली हम पावर डिले प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। पावर डिले प्रोफाइल बेसिकली वो होता है जब हम चैनल कुछ एक शार्प सिग्नल विथ लार्ज बैंडविड्थ, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स भी जनरली बोलते हैं उसे, वो चैनल के अंदर भेजते हैं और उसके बाद चैनल की हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो इसके आगे देखेंगे हम पावर डिले प्रोफाइल आर फाउंड बाय इंस्टेंटेनियस एवरेजिंग इंस्टेंटेनियस पावर डिले प्रोफाइल मेजरमेंट्स ओवर लोकल एरिया टू डिटरमाइन एन एवरेज स्मॉल स्केल पावर डिले प्रोफाइल। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम एक चैनल की पावर डिले प्रोफाइल पहले प्लॉट करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस, चैनल डिले स्प्रेड, आरएमएस डिले स्प्रेड, मैक्सिमम एक्सेस डिले पता लगाएंगे। जैसे एक बताया मैंने, आपने एक स्मॉल इम्पल्स विद अ ह्यूज लार्ज बैंडविड्थ आपने भेजा और जो आउटपुट में आपके चैनल के बाद जो आउटपुट दिखेगा उस तरह कुछ दिखेगा। आप देखोगे मैंने एक छोटा सा पल्स, बहुत शार्प छोटा पल्स भेजा था, लेकिन चैनल ने उसको रिसीवर पे ऐसा वो दिखेगा। मैंने एक छोटा सा पल्स सब जो भेजा था, बट वो रिसीवर पे बिकॉज ऑफ द चैनल डिले स्प्रेड, बिकॉज ऑफ द मल्टीपाथ्स, जो मल्टीपाथ्स की वजह से और एक मल्टीपाथ्स का डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वजह से रिसीवर में वो कुछ इस तरह का दिखे, क्योंकि उसमें डिले की वजह से और मल्टीपाथ्स की वजह से वो सॉर्ट ऑफ टाइम डोमेन में स्प्रेड हो गया है। तो ये दिखेगा आपको। ये आउटडोर का एग्जाम्पल है और इंडोर में भी सिमिलर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर मैंने छोटा सा भी पल्स भेजा है चैनल से, लेकिन वो रिसीवर पे काफ़ी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि वो जो पल्स है वो हर जगह से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे आ रहा है, उसकी वजह से उसमें टाइम एक्सिस में उसमें सॉर्ट ऑफ स्प्रेडनेस आ गई है। तो ये इसको हम जनरली पावर डिले प्रोफाइल बोलते हैं और इसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो वायरलेस चैनल के, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहला पैरामीटर होता है एक्सेस डिले। ऑल द डिले वैल्यूज कंप्यूटर रिलेटेड टू द टाइम ऑफ द फर्स्ट डिटेक्टेबल सिग्नल अराइविंग एट टाउ 0। तो जो पहला सिग्नल आपका रिसीव हो रही है टाउ, एक मेरे को एग्जांपल देने दीजिए। लीजिए एक TX है और एक RX है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे मल्टीपाथ्स TX और RX में की वजह से आ रहे हैं। अगर आपने TX में बहुत छोटा सा कोई सिंबल भेजा था, सपोज इसका ड्यूरेशन TS था और इसको हम X ऑफ T समझो भेजते हैं, RX पे यही पल्स आपका कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और TS प्लस टाउ, जो अगर मैं एज्यूम करूँ टाउ एक डिले स्प्रेड, तो ये इस तरह से इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और ये हर एक टाइम इंस्टेंट पे जनरली चेंज होता है। तो ये डिले को बेसिकली हम कैटेगराइज इस डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं। तो अगर इसको ऐसे भेजा तो अगर कंटिन्यूस डिलेज रहा तो बेसिकली जो पल्स होगा आपको कुछ इस तरह से रिसीवर पे भी दिख सकता है। ठीक है, तो पहला डिले होता है, पहला कैरेक्टराइजेशन होता है मीन एक्सेस डिले, जहाँ पर अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ हर एक मल्टीपाथ डिस्क्रीट है। सपोज ये एक मल्टीपाथ आया, इसकी एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वाले की एम्पलीट्यूड A2 है, सपोज इसकी A3 है, इसकी A4 है और पहले वाले की डिले टाउ 1 है, दूसरे वाले की डिले टाउ 2 है, तीसरे वाले की डिले टाउ 3 है, फोर्थ वाले की डिले टाउ 4 है।
अगर मैं इस 4 मल्टीपाथ कंपोनेंट हैं, अगर मैंने इसका एवरेजिंग लिया ओवर टोटल नंबर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट्स में 4 है तो k गोज फ्रॉम 1 to 4, अगर मैंने इस तरह से इसका निकाला और जो पीक टाउ टी है ये पावर ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट, अगर A1 A2 A3 A4 चैनल गेन और एम्पलीट्यूड एटेन्यूएशन है तो मैंने अगर A1 स्क्वायर लिया, A2 स्क्वायर लिया, A3 स्क्वायर लिया, A4 स्क्वायर लिया, दैट इज अ पावर ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट multiplied by the delay of each multiplied component by further normalized with respect to total power in the sense A1 square plus A2 square plus A3 square plus A4 square। अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूं तो इसको हम जनरली बोलते हैं मीन एक्सेस डिले। इस कंपोनेंट को हम जनरली बोलते हैं मीन एक्सेस डिले फॉर दिस मल्टीपाथ चैनल। उसके बाद आता है RMS डिले स्प्रेड, और इसको हम जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिले स्प्रेड भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिले स्प्रेड ऐसे निकलता है जैसे यहाँ पर टाउ की जगह हम टाउ स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको वापस से कंप्यूट करेंगे। इसको यहाँ पर बस टाउ की जगह टाउ स्क्वायर डाल देंगे तो ये इसका वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा। बस यहाँ टाउ की जगह टाउ स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके तो ये पहला वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद जो हमने मीन एक्सेस डिले निकाला उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें RMS डिले स्प्रेड और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिले स्प्रेड मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया टाउ स्क्वायर तो इस फॉर्म में हम जैसे मैंने बताया उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी मल्टीपाथ चैनल को कैटेगराइज करने के लिए। मल्टीपाथ चैनल के बारे में हमने पढ़ा, अगर मल्टीपाथ चैनल को कैटेगराइज करना है तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर्स होते हैं, मीन एक्सेस डिले और RMS डिले स्प्रेड। खासकर RMS डिले स्प्रेड इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि वो हमको उससे हम और सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करते हैं चैनल की कि कितने बैंडविड्थ तक चैनल कांस्टेंट रहेगा। उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी हम आगे स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। सो टिपिकल वैल्यूज ऑफ रूट मीन स्क्वायर डिले स्प्रेड आर एन ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड्स एंड नैनोसेकेंड्स इन आउटडोर एंड इंडोर एनवायरनमेंट्स रिस्पेक्टिवली। सो इंडोर एनवायरनमेंट में, आउटडोर एनवायरनमेंट जनरली RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू कुछ माइक्रोसेकेंड्स में होती है, वेयरएज इंडोर एनवायरनमेंट में RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू कुछ नैनोसेकेंड्स में होती है। तो जैसे मैंने बताया कि पावर डिले प्रोफाइल के बारे में, और उसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कैटेगराइज किए हैं चैनल्स के लिए, जैसे RMS डिले स्प्रेड और मीन एक्सेस डिले। तो डिले एसोसिएटेड विद अ गिवन मल्टीपाथ कंपोनेंट इज वेटेड बाय इट्स रिलेटिव पावर। इसका रीजनिंग बताया गया कि क्यों मल्टीपाथ डिलेस को एक उसके वेटेड पावर से नॉर्मलाइज किया गया और वेट किया गया है, सो दैट वीक मल्टीपाथ कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट लेस टू द डिले स्प्रेड देन द स्ट्रॉन्ग वंस। ये इसलिए इसको किया गया है ताकि आपका जो स्ट्रॉन्ग मल्टीपाथ कंपोनेंट है, समझो अगर आपके 4 मल्टीपाथ कंपोनेंट है, इसका डिले भले ही ज़्यादा हो, समझो ये टाउ1 का डिले भले ही ज़्यादा हो और इसका पावर अगर कम हो तो इसका कंट्रीब्यूशन टोटल मीन एक्सेस डिले में कम होगा vis-a-vis अगर मैं इसकी बात करूँ टाउ3 की बात करूँ जिसका डिले कम है और लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई किया है पावर ऑफ ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट्स में। तो जिस मल्टीपाथ कंपोनेंट्स की पावर ज़्यादा है उसका ज़्यादा से होगा मीन एक्सेस डिले में एज कम्पेयर टू जो मल्टीपाथ कंपोनेंट जिनका पावर कम है। तो इसलिए हम लोगों ने पावर से वेटिंग किया है। द टाइम डिले t where p tau is equal to 0 for t greater than for tau greater than capital T can be used to roughly characterize a delay spread and is roughly given as t times the 3 sigma t। तो जो टाइम डिले, अगर कोई टाइम लेते हैं, समझो आपका इस टाइम के बाद जनरली पावर ऑफ मल्टीपाथ कंपोनेंट 0 हो गया, मतलब कोई मल्टीपाथ कंपोनेंट बहुत डिले के बाद पहुंचा है रिसीवर में। समझो एक मल्टीपाथ कंपोनेंट मैं ऐसे ले रहा हूँ, कोई भी समझो एक मल्टीपाथ कंपोनेंट बहुत डिले के बाद t डिले के बाद RX में पहुंचा है और उसकी जो पावर आई है, ये मल्टीपाथ कंपोनेंट की पावर है, जो ये मल्टीपाथ कंपोनेंट आया है t कुछ टाइम के बाद, जो उसकी पावर जो है रिसीवर पे काफ़ी वेरी क्लोज टू 0 है, और ये t जो वैल्यू होगी उससे हम जनरली डिले स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम बता रहे हैं कि एक ये जो मल्टीपाथ कंपोनेंट इसकी पावर बहुत कम हो चुकी है ये टाइम के बाद, ये इस मल्टीपाथ कंपोनेंट को हम अब इग्नोर कर सकते हैं। तो इसे और इसकी रफली वैल्यू जो होती है 3 टाइम्स द RMS डिले स्प्रेड होती है। तो एक पिक्टोरियल इसमें दिखाया गया है, इसमें हम लोगों ने चारों जो वैल्यूज हम लोगों ने अभी तक देखा है, RMS डिले स्प्रेड, मैक्सिमम एक्सेस डिले, और मीन एक्सेस डिले, चारों प्लॉट किया है। तो मैक्सिमम एक्सेस डिले वो वैल्यू है टाइम डिले ड्यूरिंग विच the multipath power level is still within x dB of the maximum power level of the strongest multipath signal।
अगर आप ये पावर डिले प्रोफाइल देखोगे, ये पावर डिले प्रोफाइल चैनल का, तो आप देखोगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट, अगर मैंने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है 0 dB पे, मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको dB स्केल में लिखा है, पावर ऑल्दो पावर है dBm dBW होना चाहिए, बट इसको मैंने नॉर्मलाइज कर लिया है इसलिए मैं इसको रेशियो फॉर्म में dB फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका 0 dB है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ एक मैक्सिमम एक्सेस तभी कंसिडर करूँगा और जो मल्टीपाथ्स को उसी फॉर्म में कंसिडर करूँगा, तब तक उसकी पावर स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट से 10 dB 10 टाइम्स कम हो जाएगी, तभी तक मल्टीपाथ में कंसिडर करूंगा। तो ये मल्टीपाथ कंपोनेंट आप देखोगे, ये जो इसके बाद जो भी मल्टीपाथ कंपोनेंट है सबकी पावर -10 dB से कम है, तो ये लास्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट तक मैं कंसिडर करूंगा। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सेस डिले। अगर मैं ये को काउंट करूंगा तो ये इसकी वैल्यू अराउंड, आप देखोगे इसकी वैल्यू अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूँ तो इसकी अराउंड 84 नैनो सेकेंड्स आती है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम एक्सेस डिले, इसके बाद जो मल्टीपाथ कंपोनेंट्स की जो पावर है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, अब हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ये कोई यूज़र एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 dB लिया है, कोई यूज़र 15 dB भी ले सकते हैं, कोई यूज़र 18 dB भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर समझो मैंने 15 dB लिया तो मैं इसको यहाँ तक प्लॉट करूँगा और मैक्सिमम एक्सेस डिले की वैल्यू फिर यहाँ से अराउंड 140 नैनो सेकेंड्स हो सकती है। इसी मल्टीपाथ प्रोफाइल के लिए हम लोगों ने RMS डिले स्प्रेड भी कैलकुलेट किया, दैट कम्स अराउंड 46.4 नैनो सेकेंड्स, और मीन एक्सेस डिले भी कंसिडर किया, उसका वैल्यू कम से अराउंड 45.05 नैनो सेकेंड्स आया है। तो ये टिपिकल डिले स्प्रेड्स की वैल्यू है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए। अगर अर्बन की बात करें, और ये मैंने इस वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है वहाँ से लिया है। अगर आप अर्बन इन्वायरमेंट की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी 910 मेगाहर्ट्ज़ है तो जनरली RMS डिले स्प्रेड की वैल्यूज़ एवरेज में 1300 नैनो सेकेंड्स होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 600 नैनो सेकेंड्स, और मैक्सिमम जो होती है 3500 नैनो सेकेंड्स होती है। सिमिलरली डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उसका RMS डिले स्प्रेड कितनी होती है। जनरली जैसे मैंने पहले बताया था, इंडोर इन्वायरमेंट में RMS डिले स्प्रेड जनरली नैनो सेकेंड्स के फॉर्म्स में रहती है, वेयरएज आउटडोर इन्वायरमेंट में RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू जनरली माइक्रो सेकेंड्स के इस पर रहती है, क्योंकि आउटडोर इन्वायरमेंट में मल्टीपाथ्स जनरली लॉन्ग मल्टीपाथ्स होते हैं और इंडोर इन्वायरमेंट में शॉर्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू जनरली इंडोर में नैनो सेकेंड्स में होती है और आउटडोर में जनरली माइक्रो सेकेंड्स में होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे रूरल एरिया में, जैसे इसमें बताया गया है, तो ये माइक्रो सेकेंड्स में कुछ वैल्यू बताई गई, और टिपिकल अर्बन इसमें ये वैल्यूज़ मैंने इस कॉस्ट 207 चैनल मॉडल से लिया है, जहाँ पर डिफरेंट हिली एरिया, बैड अर्बन, टिपिकल अर्बन और रूरल एरियाज़ का जो डेफिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं उसके बारे में, उसके लिए क्या डिले स्प्रेड होता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और पिक्टोरियल है जो पावर डिले प्रोफाइल बताता है। इस पावर डिले प्रोफाइल के लिए जो मीन एक्सेस डिले है निकला है वो 45 नैनो सेकेंड्स निकला है। इसमें देखोगे इसको, ये सिग्नल लेवल dBm के फॉर्म में है, तो ये -90 dBm है। ये हम लोगों ने नॉर्मलाइज नहीं किया है, तो इसका एक्चुअल पावर आप देख रहे होगे dBm के फॉर्म में है। और RMS डिले स्प्रेड इसका आता है अराउंड 46.4 नैनो सेकेंड्स, और इसका मैक्सिमम एक्सेस डिले, जैसे इसका हम लोगों ने एज्यूम किया कि -90 और 10 dB का अगर मल्टीपाथ कंपोनेंट्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट से 10 dB कम हो जाए, उसे हम यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेस डिले बोल रहे हैं। तो जो -90 dBm था, तो अगर 10 dB उससे कम को तो -100 dBm हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। और इसको अगर एक्स एक्सिस में देखें तो उसकी वैल्यू अराउंड 110 नैनो सेकेंड्स है। तो एक डिफरेंट वे टू लुक इनटू द पावर डिले प्रोफाइल, और इसकी पावर डिले प्रोफाइल के बेसिस पे हम पावर डिले प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया, ये चैनल का प्रोफाइल है, कोई वायरलेस चैनल का प्रोफाइल है, इसके बेसिस पे हमने ये पैरामीटर्स कैटेगराइज किए हैं, RMS डिले स्प्रेड, मैक्सिमम एक्सेस डिले, मीन एक्सेस डिले। अब इस पैरामीटर से हम बहुत कुछ इन्फ्रेंस और निकालेंगे चैनल के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि जब पावर डिले प्रोफाइल हमें मिल गया, हमने किसी चैनल का, वायरलेस चैनल का, समझो आपके घर का, होम का, फैक्ट्री का, अर्बन का, रूरल का, कोई भी इसका पावर डिले प्रोफाइल निकाल दिया, उससे हम लोगों ने चैनल डिले स्प्रेड वगैरह कैलकुलेट कर लिया, जो फॉर्मूलाज मैंने बताया है उसके बेसिस पे। अब उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमने जब चैनल डिले स्प्रेड पता किया और उसका रिलेशनशिप निकालेंगे सिंबल ड्यूरेशन से। आप कोई भी ट्रांसमिशन करते हो वायरलेस चैनल में तो उसका कोई सिंबल्स का ड्यूरेशन होता है। जैसे आप फॉर इंस्टेंट अगर आप डेटा रेट, सपोज आप बोल रहे हो कि आई एम ट्रांसमिटिंग एट अ डेटा रेट ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड,
अगर आपका बीपीएस के ट्रांसमिशन है, बाइनरी फेज शिफ्ट के बाइनरी फेज शिफ्ट की ट्रांसमिशन है, तो आपका सिंबल रेट और बिट रेट सेम होगा। तो बेसिकली आपका सिंबल रेट क्या हो जाएगा उस मामले में, अगर मैं समझो उसको बोला 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो सिंबल रेट भी आपका हो जाएगा 10 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड। इस RS अगर 10 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड रहा तो RS और TS के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। आइडियली अगर मैं एज्यूम करूँ सब फिल्टरिंग वगैरह सब आइडियल है, तो RS TS कैन बी रिटन एज 1/RS। तुम जो कोई सिस्टम है जिसका डेटा रेट बहुत ज़्यादा है तो उसका सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी कम होगा, और कोई सिस्टम का डेटा रेट बहुत कम है उसका सिंबल ड्यूरेशन जनरली ज़्यादा होगा। नाउ अगर सिंबल ड्यूरेशन हमें पता चल गया कि समझो कोई सिस्टम जैसे मैंने बताया उसका 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, उसका सिंबल रेट काफ़ी कम होगा। अगर कोई सिस्टम उसका सिर्फ 1 किलोबिट्स पर सेकंड है, उसका सिंबल रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। उस सिंबल रेट के बेसिस पे अगर हमें डिले स्प्रेड ऑलरेडी पता है तो हम चैनल को जनरली 3 डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम और आगे और पढ़ेंगे, फ्लैट फीडिंग चैनल, फ्रीक्वेंसी फीडिंग चैनल। बस हाल फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए, अगर मैंने को सिंबल रेट पता है और हमको अगर चैनल डिले स्प्रेड हमने पता लगा लिया चैनल का वो फॉर्मूलाज के बेसिस पे, और इस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हम चैनल को 3 डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, एक सिंबल दूसरे सिंबल पे इंटरफेयर करेगा। ये कब बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब बहुत कम होता है, कब मॉडरेट होता है, इसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपका सिंबल रेट 10 टाइम्स चैनल डिले स्प्रेड से ज़्यादा है तो जनरली ये नेग्लिजिबल इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है। इससे आपका रिसीवर पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन बट उतना सब्सटैंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इरिड्यूसिबल एरर फ्लोर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सिंबल रेट, वही सिंबल रेट इज लेस देन सिग्मा टी बाय 10 अगर या इसको 0.1 सिग्मा टी भी लिख सकते हैं, इससे भी कम है तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस चैनल में होगा। और उसके अलावा अगर आपका सिंबल रेट लेस देन 10 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी या तो सिंबल रेट वेरी क्लोज टू सिग्मा टी है, इसे हम जनरली मॉडरेट इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के माध्यम से भी जानते हैं, तो ये मॉडरेट लेवल पे आपके चैनल को इम्पैक्ट करेगा। तो आप ये तीनों वैल्यूज पिछली स्लाइड में देख के निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड में आप देखोगे सिग्मा टी की जो वैल्यू थी पिछली स्लाइड में वो थी 46.44 नैनोसेकेंड्स। अगर मैं मॉडरेट ISI की बात करूं तो जनरली मॉडरेट ISI आपका सिंबल रेट शुड बी क्लोज टू 46.4 नैनोसेकेंड्स, या तो फिर सिंबल रेट शुड बी लेस देन 464 नैनोसेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूं, इससे बात करूं, वही मैं अगर नेग्लिजिबल ISI चाहता हूं तो आपका सिंबल रेट जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 464.4 नैनोसेकेंड, अगर मैं नेग्लिजिबल की बात करूं। इसी तरह से मैं वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर सिंबल इंटरफेरेंस पता कर सकता हूं सिग्मा टी के वैल्यू के बेसिस पे। तो ये आपको एक जनरली थ्रेशोल्ड बताता है कि कितना मैक्सिमम सिंबल रेट आप कितना मैक्सिमम सिंबल ड्यूरेशन आप चैनल पे भेज सकते हैं। TS बेसिकली सिंबल ड्यूरेशन, कितना मैक्सिमम सिंबल ड्यूरेशन आप चैनल पे भेज सकते हैं और कितना मैक्सिमम डेटा रेट, क्योंकि आपको सिंबल ड्यूरेशन पता चल जाएगा उससे कितना मैक्सिमम डेटा रेट आप चैनल के अंदर भेज सकते हो फॉर मॉडरेट ISI, फॉर स्ट्रॉन्ग ISI एंड फॉर नेग्लिजिबल ISI। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने डिले स्प्रेड के बारे में पढ़ा है उसका और एक चैनल के बैंडविड्थ के बारे में क्या रिलेशनशिप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो कोहेरेंस बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालॉगस ऑफ डिले स्प्रेड। तो डिले स्प्रेड हमने जैसे इसमें पढ़ा था सिग्मा टी, माफ कीजिएगा, शुड बी सिग्मा टी। सिग्मा टी अगर हमने चैनल डिले स्प्रेड पता लगा लिया तो चैनल डिले स्प्रेड और जो चैनल का बैंडविड्थ में उसमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो जो BC है वो है स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज वेयर मोबाइल रेडियो चैनल रिस्पॉन्स इज फ्लैट, चैनल पासेस ऑल द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स विद इक्वल गेन एंड लीनियर फेज। जो कोहेरेंस बैंडविड्थ जो चैनल बोलते हैं, कोहेरेंस बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि जो चैनल है वो हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इक्वल फेज और टिपिकली इक्वल एम्पलीट्यूड के माध्यम से पास करता है। तो कोई भी अगर आपको समझो कोहेरेंस बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज है और आपका सिग्नल का बैंडविड्थ भी 100 मेगाहर्ट्ज है, तो जनरली आपका सिग्नल बैंडविड्थ पे इतना डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा चैनल की तरफ से। लेकिन वही आपका अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज है और आपका सिग्नल बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज है
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सिग्नल जब इस चैनल से गुजरेगी तो बहुत सारे डिस्टॉर्शंस पैदा होंगे। एक आसान तरीका इसको समझने का है कि अगर आपके घर पे कोई खिड़की है या कोई दरवाज़ा है, अगर आपकी जो पार्सल है, कोई आप समझो एक फर्नीचर मूव कर रहे हो घर से, आपका फर्नीचर की अगर साइज़ वो खिड़की या दरवाज़ा से ज़्यादा है, तो आप क्या होगा, वो अगर आप फर्नीचर को उस खिड़की या दरवाजे से मूव करने का कोशिश करोगे तो उसमें डिस्टॉर्शंस आएंगी, वो टूट सकता है। वही सेम चीज़ इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे अगर आपके चैनल की विड्थ इतनी ही है, जब वो 10 मेगाहर्ट्ज़ है, पर आपकी सिग्नल की विड्थ ज़्यादा है, तो अगर ऑब्वियसली अगर आप ये सिग्नल ये चैनल के अंदर से भेजने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली इस सिग्नल में डिस्टॉर्शंस पैदा होंगे। If two sinusoidals have frequency separation more than BC, they would be affected differently by the channel. RMS delay spread and coherence bandwidth are inversely proportional. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इससे मैंने बताया था कि अगर आपको चैनल डिले स्प्रेड पता चल जाए, अगर चैनल जितना ज़्यादा आपका चैनल डिले स्प्रेड होगा, उतना ही कम आपका कोहेरेंस बैंडविड्थ होगा। ये फ्रीक्वेंसी टाइम इंटरप्रिटेशन, जैसे हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा होगा आपने कहीं, कि अगर आपका टाइम में एक्सपेंशन होता है तो फ्रीक्वेंसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे अगर आपका डिले स्प्रेड, चैनल का जो डिले स्प्रेड है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मल्टीपाथ कंपोनेंट्स बहुत देर में पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो आरएमएस डिले स्प्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो चैनल का कोहेरेंस बैंडविड्थ है वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसकी वजह से अगर कोई वाइड बैंड सिग्नल आप चैनल के अंदर से भेजने की कोशिश करोगे तो सिग्नल पे डिस्टॉर्शंस आएंगे। इसका फर्दर हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे जनरली बहुत सारे ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि कोहेरेंस बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/σ_t। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, बट अगर आपको कुछ फाइन ग्रेडिंग करना है, अगर उसको फर्दर कैटेगराइजेशन करना है तो इस दो टर्म्स में भी कर सकते हैं। कोहेरेंस बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/50 टाइम्स σ_t फॉर फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन ऑफ 0.9 एंड कोहेरेंस बैंडविड्थ इज 1/5 टाइम्स σ_t फॉर फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन ऑफ 0.5। अगर आपको 90% कोरिलेशन चाहिए सिग्नल कंपोनेंट्स के बीच में, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट मेजर यूज करोगे कोहेरेंस बैंडविड्थ का, तो 1/50 टाइम्स द चैनल डिले 50 टाइम्स द आरएमएस डिले स्प्रेड। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन से 50% चाहिए तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे रिक्वायरमेंट के मामले में, तो इसमें कोहेरेंस बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स द σ_t। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है चैनल डिले स्प्रेड के बारे में और कोहेरेंस बैंडविड्थ के बारे में, वो कैसे किसी चैनल को इम्पैक्ट करता है और कैसे हम उसकी कैसे चैनल डिले स्प्रेड की वैल्यू निकाल सकते हैं और चैनल डिले स्प्रेड की वैल्यू के बेसिस पे कैसे हम कोहेरेंस बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को गौर से देखिएगा, ये हम लोगों ने पावर डिले प्रोफाइल, डिस्क्रीट पावर डिले प्रोफाइल प्लॉट किया है यहाँ पर। इसमें 4 डिफरेंट मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हैं, आप देखोगे हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट्स के अलग अलग डिले है। पहला मल्टीपाथ कंपोनेंट जो आ रहा है वो 0, ये सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट आप बोल सकते हैं, इसको 0 माइक्रोसेकंड में आ रहा है। इसकी पावर है -20 dB, ये अगेन नॉर्मलाइज्ड है इसलिए dB के फॉर्म में है, तो ये -20 dB, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि -20 dB यानी 100 माइनस दिस थिंग, सो इसको 0.01 फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 1 माइक्रोसेकंड, तो ये है -10 dB, तो इसको हम 0.1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीपाथ कंपोनेंट आया 2 माइक्रोसेकंड में, ये भी 10 dB पे, तो ये भी इसका भी पावर 0.1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट अगर आया है वो है 5 माइक्रोसेकंड के डिले के बाद और उसकी पावर है 0 dB, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। नाउ आपको पावर पता चल गया हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट के, आपको डिले पता चल गया हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट के, तो इसके बेसिस पे आप मीन एक्सिस डिले भी निकाल सकते हो और आरएमएस डिले स्प्रेड भी निकाल सकते हो। मीन एक्सिस डिले भी निकाल सकते हैं और आरएमएस डिले स्प्रेड भी निकाल सकते हैं। तो मीन एक्सिस डिले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है 2.6 में। तो जो चारों मल्टीपाथ कंपोनेंट है, पहला मल्टीपाथ कंपोनेंट का डिले है 5 माइक्रोसेकंड्स, उसकी पावर है 1, तो मल्टीप्लाई कर लिया है। सेकंड मल्टीपाथ कंपोनेंट देखोगे उसकी डिले है 1 माइक्रोसेकंड, उसकी पावर है 0.1। थर्ड मल्टीपाथ कंपोनेंट उसकी डिले है 2 माइक्रोसेकंड, उसकी पावर है 0.1। और लास्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट उसकी डिले है 0 और उसकी पावर है 0.01। तो और डिवाइडेड बाय टोटल पावर, जो टोटल पावर आ रही है 0.01 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1, इसको मैं निकालूंगा तो आपका जो मीन एक्सिस डिले है उसकी वैल्यू आती है 4.38 माइक्रो सेकेंड।
सिमिलरली अगर मैं RMS डिले स्प्रेड कैलकुलेट करूँ तो उसकी वैल्यू ये आती है। RMS डिले स्प्रेड का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हमने पहले ही देख चुके हैं। उसकी फॉर्मूला बेसिकली RMS डिले स्प्रेड की फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, एक मिनट सॉरी, जो RMS डिले स्प्रेड है उसका फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं एक बार। तो RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है, सिग्मा टी इक्वल टू माइनस जो वैल्यू है, ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2.107 माइक्रोसेकंड है, वो हमने निकाला है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू 1.37 माइक्रोसेकंड्स आई है। नाउ फ्रॉम दिस RMS डिले स्प्रेड, ये RMS डिले स्प्रेड से हम अब कोहेरेंस बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर इसमें पूछा गया 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ का रिलेशनशिप जो है सिग्मा टी के साथ वो है, अगर आपको 50% कोहेरेंस बैंडविड्थ निकालना है तो 1/5 टाइम्स द सिग्मा टी। सिग्मा टी की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, 1/5 टाइम्स 1.37 माइक्रो सेकेंड। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो हमें कोहेरेंस बैंडविड्थ की वैल्यू पता चल जाएगी। उसकी वैल्यू कुछ आती है 146 किलो हर्ट्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसके बेसिस पे हमने कोहेरेंस बैंडविड्थ निकाल लिया है, वो है 146 किलो हर्ट्ज। अगर आप देखोगे इसमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, वो था वुड दिस चैनल बी सुटेबल फॉर AMPS और GSM सर्विस विदाउट द यूज ऑफ एन इक्विलाइजर। इक्विलाइजर तभी यूज करते हो जब आपके चैनल पे इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होता है। अगर आपके चैनल पे इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होता है तब आप इक्विलाइजर यूज करते हैं। और हमने देख लिया कि इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस तभी होगा जब आपका जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है वो अगर चैनल बैंडविड्थ से कम होगा। तो अगर आप देखोगे तो AMPS का जो चैनल बैंडविड्थ है, AMPS एक फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सिस्टम था, AMPS एडवांस मोबाइल फोनिक्स सिस्टम, इसका बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज होता है, वेयर GSM का जो बैंडविड्थ होता है वो जनरली 200 किलोहर्ट्ज होता है। तो अगर आप देखोगे 30 किलोहर्ट्ज देखोगे, इसकी बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है। जो AMPS सिस्टम की बैंडविड्थ है, मैं जिसको बस लिखता हूँ AMPS सिस्टम की बैंडविड्थ है, वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है। तो ये बेसिकली इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, चांसेस काफ़ी कम है। तो ये जो सिस्टम है AMPS, ये बिना इक्विलाइजर के काम कर लेगा। लेकिन अगर मैं GSM की बात करूं, GSM सिग्नल की बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है, तो GSM सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो 200 किलोहर्ट्ज है, वो बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है। तो ये जो चैनल के लिए GSM सिस्टम काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड इक्विलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो चैनल के डिस्टॉर्शन के जो इम्पैक्ट है उसको नलीफाई या मिनिमाइज करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज गिवन दैट for an indoor channel sigma t equal to 50 nanoseconds, whereas in outdoor microcell sigma t equal to 30 microsecond। तो आपको ये दिया गया कि इंडोर चैनल के लिए सिग्मा टी जो है वो है 50 नैनोसेकेंड्स। ये है इंडोर चैनल के लिए, वही सिग्मा टी 30 माइक्रोसेकेंड्स है आउटडोर चैनल के लिए। Find the maximum symbol rate RS is equal to 1/TS for this environment such that linearly modulated signal transmitted through this environment experiences negligible inter-symbol interferences। तो आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम डेटा रेट आप इस चैनल से कितना भेज सकते हो ताकि रिसीवर पे आपको इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ना मिले। बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक इंडोर चैनल दिया हुआ है, एक आउटडोर चैनल दिया, आपने किसी मेजरमेंट से आपने पता लगाया कि सिग्मा टी जो वैल्यू है इंडोर चैनल के लिए, RMS डिले स्प्रेड की जो वैल्यू है इंडोर चैनल के लिए 50 नैनोसेकंड्स है, वेयर एज आउटडोर चैनल के लिए जो सिग्मा टी की वैल्यू है, RMS डिले स्प्रेड की वैल्यू है वो 30 नैनोसेकंड्स, ना 30 माइक्रोसेकंड्स, माफ कीजिएगा। अब इस चैनल्स के लिए आपको ये पता लगाना कि आप इस चैनल्स में कितना मैक्सिमम डेटा रेट भेज सकते हैं। तो हमको पता है
जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का रिलेशनशिप पहले हमने पढ़ा है फॉर नेग्लिजिबल इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस। अगर आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था फॉर नेग्लिजिबल इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस आपको जो टीएस की वैल्यू है उस शुड बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स द सिग्मा टी। जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस की वैल्यू है वो अगर आपको चाहिए, अगर आपको नेग्लिजिबल आईएसआई चाहिए, सॉरी, अगर आपको नेग्लिजिबल आईएसआई चाहिए तो आपका जो टीएस की वैल्यू वो 10 टाइम्स सिग्मा टी होनी चाहिए। तो इंडोर के लिए आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 10, वेरस और आउटडोर की बात करें तो सिग्मा टी की वैल्यू आ जाएगी, टीएस की वैल्यू आ जाएगी 30, 50 नैनो सेकेंड से 30 माइक्रो सेकेंड से 30 इंटू 10, तो 50 नैनो सेकेंड्स एंड 30 माइक्रो सेकेंड्स। तो अगर आप देखोगे इसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया है, तो क्योंकि टीएस की वैल्यू हमको पता चल गई है, टीएस की वैल्यू से हम डेटा रेट निकाल सकते हैं क्योंकि टीएस की जो वैल्यू है वो है 1/RS। तो टीएस की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में निकाल ली है। टीएस पहले केस के लिए 500 नैनो सेकेंड्स हो जाएंगे और सेकंड केस के लिए फॉर आउटडोर केसेस के लिए 300 माइक्रो सेकेंड्स हो जाएंगे। और इसको मैं अगर आरएस की वैल्यू निकालूं तो आरएस की वैल्यू जो मैक्सिमम आरएस आप ट्रांसमिट कर सकते हो वो है 200 kbps फॉर इंडोर, और आउटडोर के लिए आप ट्रांसमिट कर सकते हो ओनली 3.3 किलोबिट्स पर सेकेंड। आप ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको दर्शाता है कि अगर आपका डिले स्प्रेड इंडोर में 50 नैनो सेकेंड्स है तो मैक्सिमम डेटा रेट जो आप भेज सकते हैं इंडोर में बिना कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस के रिसीवर में वो है इट शुड बी वो 200 किलोबिट्स पर सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर अब मैं आउटडोर की बात करूं तो अगर आपका आउटडोर में डिले स्प्रेड 30 माइक्रो सेकेंड्स है तो आप मैक्सिमम डेटा रेट जो आउटडोर में भेज सकते हो वो सिर्फ 3.33 किलोबिट्स पर सेकेंड है। बट अगर आप आज करंट दौर के सिस्टम्स की बात करें, इंडोर में जनरली आप देखोगे आप वाईफाई का यूज़ कर रहे हो या तो इवन सेलुलर का भी यूज़ कर रहे हो, तो जनरली आपको 10 to 100 मेगाबिट्स डेटा आराम से मिल जाता है। आप कोई मूवी भी देख सकते हो, रियल टाइम मैच भी देख सकते हो। वेरएज आउटडोर में भी आपको करीब 1 से 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हम लोग जनरली कुछ ना कुछ इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस मिटिगेशन टेक्निक रिसीवर पे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप इस चैनल की बात करें तो इसमें तो ये लिमिट इन्होंने लगा दिया कि अगर आप ये चैनल डिले स्प्रेड है तो मैक्सिमम डेटा रेट जो आप इंडोर में भेज सकते हो वो सिर्फ 200 किलोबिट्स पर सेकेंड है, आउटडोर में 3.3 किलोबिट्स पर सेकेंड है बिना कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस के रिसीवर पे। अगर आप लेकिन इसके ऊपर अगर आप डेटा रेट भेजते हो, समझो आपने ट्रांसमीटर इंडोर में आप 200 किलोबिट्स के ऊपर भेजा डेटा रेट और आउटडोर में 3.3 किलोबिट्स के ऊपर भेजा, तो आपको कुछ ना कुछ रिसीवर पे इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस मिटिगेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा। और आज के दौर के सिस्टम में जो आप 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड इंडोर में और आउटडोर में जनरली 10 मेगाबिट्स या 1 मेगाबिट्स भेजते हो, तो जनरली उस सिस्टम्स में कुछ ना कुछ इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस मिटिगेशन टेक्निक या इक्वलाइजर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जनरली आपने पढ़ा होगा या कोई और कोर्स में अगर पढ़ेंगे वो है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन मेथड है और मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसके बेसिस पे आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। इसके बारे में विस्तार में कभी और जानकारी दूंगा मैं इसके बारे में, बट ये एक मेथड है जिससे आप आपके जो करंट सिस्टम्स है, अगर वाईफाई की बात करें या LTE की बात करें या 5G की सिस्टम्स की बात करें, सब में OFDM मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ होता है। और ये स्कीम की एक बहुत बड़ी खासियत और बेनिफिट ये है कि ये बेसिकली आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन और बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक हमने टाइम डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा, अगर मल्टीपाथ्स की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से चैनल डिले स्प्रेड किस तरह से होता है और उसकी वजह से RMS डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये सब बेसिकली मल्टीपाथ्स की वजह से होता है। अब हम एक और फिनोमिनन की बात करें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि अगर समझो आप मूव कर रहे हो या ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या आप मूव कर रहे हो, जनरली आप जो बाइक पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो, या
अगर आप भी मूव नहीं कर रहे हो, ट्रांसमीटर भी मूव नहीं कर रहा, बट आपके जो ऑब्जेक्ट्स है बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर, कोई गाड़ी आपके, जब आप बात करो कोई गाड़ी गुजर रही है या कुछ ऑब्स्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से जो 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 इम्पैक्ट होता है उसे हम जनरली डॉपलर स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो डॉपलर शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो डॉपलर स्प्रेड का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो एफ डी वी बाई लैम्डा कॉस थीटा, और वी बाय लैम्डा को जनरली हम वी बाय सी एफ सी कॉस थीटा, बेसिकली लैम्डा को हम लोगों ने सी बाय एफ सी के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो हमने यही पर डॉपलर इज पॉजिटिव अगर मोबाइल ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहा है, और डॉपलर इज नेगेटिव अगर मोबाइल ट्रांसमीटर से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और डॉपलर स्प्रेड इज मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट हमने पढ़ चुका है। तो डॉपलर शिफ्ट की वजह से हमने जो पढ़ा था कि बेसिकली वो क्या करता है, जो रिसीवर फ्रिक्वेंसी है और स्प्रेड की वजह से जो रिसीवर फ्रिक्वेंसी आपको जो रिसीव होती है एफ आर, अगर मैं उसकी डिनोट करूँ एफ रिसीव्ड विल बी इक्वल टू, आपने ट्रांसमिट किया कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस एफ डी, जो आपका डॉपलर शिफ्ट में है। अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली आप ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहे हो, और नेगेटिव है तो बेसिकली आप ट्रांसमीटर से अवे मूव कर रहे हो। इसकी वजह से आपको जो रिसीवर फ्रिक्वेंसी जनरली थोड़ी वो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, तो आपकी स्पेक्ट्रल बेसिकली थोड़ी रिसीवर फ्रिक्वेंसी में आपकी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये इसको हम जनरली डॉपलर स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी वजह से दो डिफरेंट फिनोमिनास जनरेट होते हैं, जिससे हम डॉपलर स्प्रेड हम बात कर चुके हैं, और कोहेरेंस टाइम। जैसे हमने डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ देखा था मल्टीपाथ चैनल के लिए, नंबर ऑफ मल्टीपाथ्स के लिए, डिलेज ऑफ ईच मल्टीपाथ्स के लिए। सिमिलरली हम अब एक स्पीड ऑफ द मोबाइल की वजह से, जो आप अगर मूव कर रहे हो या आपके ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो फिनोमेना जनरेट होता है, उसके बारे में उसको हम जनरली डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जनरली टाइम वेरिंग चैनल्स के लिए होता है, क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हो चैनल जनरली चेंज हो रहा है, आपके ऑब्स्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल चेंज हो रहे हैं, तो जनरली डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम जो फिनोमेना होता है वो जनरली टाइम वेरिंग चैनल को दर्शाता है। डिले स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस बैंडविड्थ डू नॉट गिव एनी इंडिकेशन अबाउट द टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द चैनल। जो आप डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ की बात करें, वो तो हमको सिर्फ मल्टीपाथ्स के बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि हर एक इंस्टेंट में मल्टीपाथ्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं और टाइम और चैनल किस तरह से चेंज हो रहा है। डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम होता जो है वो आपको टाइम वेरिंग नेचर के चैनल के बारे में बताता है कि कितने देर तक चैनल आपका कांस्टेंट है या स्टेशनरी है, और कितने टाइम में आपका चैनल चेंज हो रहा है। सो बीडी इज द मेजर ऑफ स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, caused by a time varying nature of the mobile channel, that is the Doppler shift. If TS signal bandwidth is large, अगर आपका transmitter signal bandwidth is very large, then effect of Doppler spread is negligible. अगर आपका जो सिग्नल बैंडविड्थ है बहुत ज़्यादा है डॉपलर स्प्रेड के मुकाबले, तो जनरली उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, जो डॉपलर स्प्रेड का इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। अगर आपका सब सिग्नल बैंडविड्थ कुछ मेगा हर्ज में, जैसे वाईफाई की बात करें वो 20 मेगा हर्ज है, एलटी की बात करें वो 1.4 मेगा हर्ज भी हो सकती है, 7 मेगा हर्ज भी हो सकती है, 20 मेगा हर्ज भी हो सकती है। उसकी बात करें जनरली उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है डॉपलर स्प्रेड के। जो हम देखा डॉपलर स्प्रेड जनरली अगर आप 50 हर्ज या 100 हर्ज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल और आपके कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरली बहुत कम होती है वाइड बैंड सिग्नल के मुकाबले, तो उसका इम्पैक्ट जनरली बहुत कम होता है वाइड बैंड सिग्नल पे। कोहेरेंस टाइम इज अ टाइम डोमेन ड्यूअल ऑफ द डॉपलर स्प्रेड। अब कोहेरेंस टाइम क्या होता है, जो हमने डॉपलर स्प्रेड निकाला, डॉपलर स्प्रेड हमने निकाला कि वी बाय लैम्डा कॉस थीटा के माध्यम से, अगर हमने डॉपलर स्प्रेड निकाल दिया, तो डॉपलर स्प्रेड निकालने के बाद कोहेरेंस टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने किया था डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ के लिए, वैसे ही हम कोहेरेंस टाइम और डॉपलर स्प्रेड के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको डॉपलर स्प्रेड पता है एफडी, तो सिमिलरली हम लोग कोहेरेंस टाइम जनरली हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगेन ये टाइम फ्रिक्वेंसी ड्युअलिटी है। अगर आपका कोई फ्रिक्वेंसी में आपका स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग हो रहा है तो टाइम डोमेन में आपका श्रिंक होगा। तो अगर आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव हो रहा है, अगर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलते चलते बात कर रहे हो, या कोई आप ट्रेन में बैठे हो जो बहुत तेज़ी से चल रही है, या तो जो ऑब्स्टिकल्स है बीच में वो बहुत तेज़ी से मूव हो रही है, इसकी वजह से आपका स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगा, डॉपलर स्प्रेड ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से जो कोहेरेंस टाइम है, जो चैनल में जो स्टेशनरी टाइम जितनी चैनल के लिए जो स्टेशनरी होती है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द चैनल को दर्शाता है।
TC is the time duration over which the receiver signal have strong amplitude correlation. तो अगर आपका स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग कम है तो कोहेरेंस टाइम बहुत ज़्यादा होगी. तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सिग्नल उस टाइम ड्यूरेशन में भेजा उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होंगे. डॉपलर स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे मैंने बताया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कंजर्वेटिव फॉर्मूला ये होता है, जैसे आइडियली बहुत सारे ऑथर्स ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं. FD यहाँ FM लिखा हुआ, बट FD FM इज वन द सेम थिंग. और कोई ऑथर जनरली इसको कंजर्वेटिव फॉर्मूला भी यूज करते हैं, दैट इज TC इज इक्वल टू 9/16 पाई FM. और पॉपुलर फॉर्मूला एक और भी जनरली यूज होता है, वो है TC इज इक्वल टू 0.423/FM. तो मैं बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए FD को FM से रिप्लेस कर देता हूँ. FM बेसिकली FD पहले मैंने डिनोट किया था, अब FM डिनोट हुआ है. तो FM बेसिकली सेम थिंग एज डॉपलर स्प्रेड. तो TC इज इक्वल टू 0.423/FM. हम लोग इस कोर्स में यही फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट द कोहेरेंस टाइम फॉर अ गिवन डॉपलर स्प्रेड वैल्यू. तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं. तो अगर आपको समझो कोई व्हीकल स्पीड है जो 60 km/h के स्पीड में जा रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज है. इसके लिए हम लोगों ने डॉपलर स्प्रेड ऑलरेडी पहले एक स्लाइड में, पहले एक लेक्चर में निकाला था. अगर आपको याद होगा तो उसका डॉपलर स्प्रेड की वैल्यू 50 हर्ट्ज आई थी. नाउ इसमें पूछा गया कि अगर आपकी व्हीकल स्पीड पे जा रही है और आपकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी है, डिटरमाइन द कोहेरेंस टाइम. तो हमको इससे हम डॉपलर स्प्रेड निकाल लिए हैं, जैसे हमने बताया वो 50 हर्ट्ज है. और कोहेरेंस टाइम का अगर आप फॉर्मूला देखोगे लास्ट स्लाइड में, TC इज इक्वल टू 0.423/FM. तो 0.423/50 आपको कोहेरेंस टाइम दे देगा. ये आता है आपका 8.4 मिली सेकेंड. एंड सिंबल रेट शुड बी ग्रेटर देन T1/TC. अगर आपका कोहेरेंस टाइम 0.84 मिली सेकेंड है, एंड सिंबल रेट शुड बी ग्रेटर देन 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन. यानी आपकी जो सिंबल रेट है जनरली 1/TC की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है. अगर आपका सिंबल रेट इससे ज़्यादा हुआ तो आपको जनरली डिस्टॉर्शंस नहीं होंगे. अगर आपका सिंबल रेट इससे कम हुआ तो जनरली आपके डिस्टॉर्शंस होंगे. तो अगर आपका सिंबल रेट इससे ज़्यादा हुआ तो आपको चैनल में डिस्टॉर्शंस नहीं होंगे. लेकिन इसमें आपको गौर कीजिएगा, ये आपके कोहेरेंस टाइम, अगर आपका सिंबल रेट कोहेरेंस ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, मूवमेंट की वजह से डिस्टॉर्शंस है वो नहीं होंगे, बट मल्टीपाथ की वजह से जो डिस्टॉर्शन है वो फिर भी हो सकते हैं. ये जो दो इवेंट्स है, डॉपलर स्प्रेड एंड कोहेरेंस टाइम और एक डिले स्प्रेड एंड कोहेरेंस बैंडविड्थ, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. एक जो होता है, जैसे मैंने बताया आपको, जो चैनल डिले स्प्रेड है और जो कोहेरेंस बैंडविड्थ है वो मल्टीपाथ्स की वजह से होते हैं, नंबर ऑफ पाथ बिटवीन ट्रांसमिटर रिसीवर की वजह से होता है. और वेयरएज जो डॉपलर स्प्रेड है और जो कोहेरेंस टाइम है वो बेसिकली स्पीड ऑफ द मोबाइल की वजह से होता है और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है. अगर आपका ऑब्जेक्ट्स भी स्टेशनरी है, आप भी स्टेशनरी और चैनल भी स्टेशनरी है, तो जनरली डॉपलर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. उसमें सिर्फ आपको डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ का ही इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फेडिंग. अब हम इसके बारे में और आगे, जैसे हम लोगों ने 4 पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं. एक पहला पैरामीटर पढ़ा था अपना हम लोगों ने डिले स्प्रेड और RMS डिले स्प्रेड. मैं RMS डिले स्प्रेड को संक्षेप में सिर्फ डिले स्प्रेड ही लिख रहा हूँ. उसके बेसिस पे हमने पढ़ा कोहेरेंस, इसको हम लोगों ने सिग्मा T के नाम से डिनोट किया था, इसको BC के नाम से डिनोट किया था. फिर पढ़ा हम लोगों ने डॉपलर स्प्रेड, इसको हम लोगों ने FM या FD, आगे जाके BD के नाम से भी डिनोट करेंगे. इज वन एंड द सेम थिंग, जो डिफरेंट नोटेशंस हैं. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोहेरेंस टाइम, इसको हम लोगों ने TC के माध्यम से डिनोट किया है. ये जो दो फिनोमिना है ये बेसिकली टाइम वेरिंग नेचर चैनल की वजह से होता है. नेचर ऑफ द चैनल, जैसे स्पीड ऑफ द मोबाइल, अगर आप मूव कर रहे हो और आपके ट्रांसमिटर जो ऑब्स्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से ये टाइम वेरिंग नेचर ऑफ द चैनल को दर्शाता है. आपके चैनल कितने टाइम में चेंज हो रही है. अगर मैं इसकी बात करूँ, डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ, ये मल्टीपाथ
नेचर ऑफ द चैनल के बारे में बताता है। कितने तरह के मल्टीपाथ्स है, हर एक मल्टीपाथ का कितना डिले है, कितना पावर है, उसके बेसिस पे ये दो कैरेक्टराइजेशन होता है। और ये जो दो इवेंट्स हैं, ये पहला इवेंट अगर मैं बोलूँ इसका और ये सेकंड इवेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कुछ जरूरी नहीं जब पहला इवेंट होगा सेकंड इवेंट भी होगा, सेकंड इवेंट होगा तो पहला इवेंट भी होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और इन दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट की वजह से चैनल के में अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन फर्दर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दिखा है तो स्मॉल स्केल फीडिंग हमने पढ़ा था। अगर मल्टीपार्ट डिले स्प्रेड की बात करें तो इसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सिर्फ जो पहला कैटेगरी, जो पहला डिले स्प्रेड और कोहेरेंस इसके बेसिस पे, फ्लैट फीडिंग और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं डॉपलर स्प्रेड के बेसिस पे, उसको हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं फास्ट फीडिंग एंड स्लो फीडिंग। तो एक चैनल में आपकी फ्लैट फीडिंग और फास्ट फीडिंग भी हो सकती है, फ्लैट फीडिंग और स्लो फीडिंग भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग और फास्ट फीडिंग भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग एंड स्लो फीडिंग भी हो सकती है। या तो आपके चैनल फ्लैट फीडिंग रहेगी, या तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव रहेगी, या तो फास्ट रहेगी, या तो स्लो रहेगी। लेकिन फास्ट एंड फ्लैट एंड फास्ट भी हो सकती है, फ्लैट एंड स्लो भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एंड फास्ट भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एंड स्लो भी हो सकती है। तो 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है आपके चैनल के अंदर बेस्ड ऑन द 2 इंडिपेंडेंट फिनोमेना। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं फ्लैट फीडिंग के बारे में। A mobile radio channel passes all the spectral components of the signal with equal gain and linear phase response over a channel bandwidth BC that is greater than the transmit signal bandwidth BS। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा कि अगर आपकी चैनल बैंडविड्थ BS अगर BC से ज़्यादा है और या तो आपका सिंबल ड्यूरेशन डिले स्प्रेड से ज़्यादा है, ये होगी इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो आप देखोगे सॉरी ये पहला वाला मैंने गलत लिख दिया। तो ये अगर जो आपकी BS है वो आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है, कोहेरेंस बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो BS अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है और आपका जो सिंबल ड्यूरेशन है डिले पर ज़्यादा, तो जनरली चैनल को हम फ्लैट फीडिंग चैनल बोलते हैं। ये बेसिकली जैसे ये जैसे मैंने अब खिड़की और दरवाजे की एग्जांपल दी थी। अगर आपकी खिड़की की साइज़ दरवाजे की साइज़ बहुत ज़्यादा है पार्सल की साइज़ से, तो वो पार्सल आराम से आपके खिड़की या दरवाजे से निकल सकता है। इसको हम जनरली फ्लैट फीडिंग चैनल बोलते हैं, जहाँ पर कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं होता, जहाँ पर बेसिकली कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। और द रिसीवर से डिस्टॉर्शन होते हैं बट ये एक सिंबल दूसरे सिंबल पे इम्पैक्ट नहीं करता है। नो एक्सेस डिले, tau equal to 0 and the channel is like a band pass filter and passes signal without major attenuation from the channel। एक चैनल के अंदर सिग्नल वो आराम से गुजर जाता है बिना कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस के। यूजुअली ऑकर्स फॉर नैरो बैंड कम्युनिकेशन फॉर स्लो सिंबल रेट्स, क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि आपकी सिंबल बैंडविड्थ है वो इस चैनल सेटिस्फाई करने के लिए आपकी कोहेरेंस बैंडविड्थ से काफ़ी कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जैसे हम लास्ट एग्जाम्पल में अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज़ या 200 किलोहर्ट्ज़ है तो आपकी सिग्नल बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज़ या 100 किलोहर्ट्ज़ से काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी ये चैनल को हम फ्लैट फीडिंग चैनल बोल सकते हैं। पिक्टोरियल इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके जो इसमें बेसिकली आप सिंगल टाइप चैनल भी बोलते हैं क्योंकि आप इसमें एक ही मल्टीपाथ कंपोनेंट आता है और वो बेसिकली वो मल्टीपाथ कंपोनेंट सब, क्योंकि आपका सिंबल ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है चैनल डिले स्प्रेड के मुकाबले, तो हर एक जो मल्टीपाथ कंपोनेंट है वो सेम इसमें समा जाता है। तो उसकी वजह से कोई इंटर सिंबल और नेक्स्ट सिंबल पे कोई इंटरफ्रेंस नहीं होता है। तो अगर इसको देखते हैं तो S(t) जो है आपका तो टिम्बल ड्यूरेशन वो ज़्यादा बड़ा है, ये टाउ अगर आप डिले स्प्रेड को बोले हम तो टाउ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी वजह से क्या होगा, सिंस TS इज़ मच ग्रेटर देन सिग्मा T और टाउ जो आपका डिले है चैनल का, अगर मैं इसको कन्वॉल्व करता हूँ तो आपका जो रिसीवर पाएगा TS प्लस टाउ, सिंस TS इज़ मच ग्रेटर देन सिग्मा T और TS इज़ मच ग्रेटर देन एनी लास्ट मल्टीपार्ट डिले, तो आपका जो TS प्लस टाउ विल बी वेरी क्लोज टू TS। तो रिसीवर में काफ़ी कम डिस्टॉर्शन मौजूद रहेगा और ये नेक्स्ट सिंबल को इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर इसको सेम चीज़ को हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में समझते हैं तो S(t) को अगर फ्रिक्वेंसी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है S(f)। इसमें मैंने बताया था अगर टाइम डोमेन में चैनल डिले स्प्रेड काफ़ी कम है और डिले काफ़ी कम है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कोहेरेंस बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जब कोहेरेंस बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है और सिग्नल बैंडविड्थ से
और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरली मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैंने एस ऑफ एफ को एच ऑफ एफ से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे आर एफ एफ इज़ वेरी वेरी क्लोज टू एस ऑफ एफ। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आता है। तो फ्लैट फीडिंग चैनल जो है वो जनरली इक्वल गेन और इक्वल फेज से हर एक कंपोनेंट को पास कर देता है और देयर इज़ नो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस। कोई जो करंट सिंबल है वो प्रीवियस सिंबल को जो नेक्स्ट सिंबल को इम्पैक्ट नहीं करता है। वही हम बात करें फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल की, ये जस्ट ऑपोजिट है फ्लैट फीडिंग चैनल के। इसमें जनरली इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर सिंबल इंटरफ्रेंसेस होते हैं और इसमें जैसे हम लोगों ने इसका सिग्नल बैंडविड्थ तभी होता है जब आपकी सिग्नल बैंडविड्थ कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा है, या तो आपका जो सिंबल ड्यूरेशन है वो डिले स्प्रेड से कम है। सिंबल ड्यूरेशन जो है वो डिले स्प्रेड से कम है। ये वही सेम एग्जांपल, आपके अगर दरवाज़ा खिड़की छोटी है और आपका जो पार्सल आप भेजना चाहते हो काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप उसमें ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो इसमें डिस्टॉर्शंस होंगे, वो टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा उस पर। तो अगर ये कंडीशंस होते हैं तो जनरली हम चैनल को फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग भेजते हैं। सिंस टीएस इज मच मच लेस देन सिग्मा टी, क्योंकि आपका जो सिंबल ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है डिले स्प्रेड के मुकाबले, तो डिफरेंट रेप्लिकाज ऑफ द सिग्नल आपके कोई मल्टीपाथ्स हो रहे हैं, मल्टीपाथ से डिफरेंट रेप्लिकाज रिसीवर पे आ रहे हैं और वो रेप्लिकाज जो होंगे वो आपके जो नेक्स्ट सिंबल होंगे उस पर इंटरफेयर करेंगे। इसी इंटरफ्रेंस को हम इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस बोलते हैं। सिंस टीएस इज मच मच लेस देन सिग्मा टी, delayed version of the transmission arrives at the receiver during different symbol periods. This causes inter-symbol interference and equalizer might be needed at the receiver side. क्योंकि आपके TS is much much less than sigma t, उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो different versions of the signal है वो रिसीवर पे आएंगे, वो नेक्स्ट सिंबल जो भी होगा उससे इंटरफेयर करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगेन ट्रेन स्टेशन का एग्जाम्पल। अगर आपकी ट्रेन समझो 5 बजे आने वाली थी और आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है और उसी 5:15 बजे कोई और ट्रेन आने वाली जो राइट टाइम में आई है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, अगर ये ट्रेन और वो ट्रेन एक साथ आ जाए तो बेसिकली उसमें इंटरफ्रेंस होगा। इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपने कोई सिंबल ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजा है, वो मल्टीपाथ्स की वजह से डिले हो गया है और कुछ देरी के बाद वो रिसीवर पे पहुंच रहा है, तब तक जो नेक्स्ट सिंबल है ऑलरेडी रिसीवर पे पहुंच चुका है, तो जो प्रीवियस सिंबल है वो नेक्स्ट सिंबल को इंटरफेयर करेगा। तो इसकी वजह से व्हाट वी कॉल इट एज अ इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस। द कॉमन रूल ऑफ थंब फॉर द चैनल टू हैव फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग इज टीएस इज लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी। हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी कि जो आपका सिंबल ड्यूरेशन है अगर वो लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम्स सिग्मा टी है, जनरली ये इस चैनल को हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल बोलते हैं। सेम पिक्टोरियल जो हम लोगों ने फ्लैट फीडिंग चैनल ना अभी आप देखोगे ये जो सिंबल है, क्योंकि ये सिंबल ड्यूरेशन जो है वो चैनल डिले स्प्रेड से काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से आपके जो डिफरेंट रेप्लिकाज है वो सेम सिग्नल के रेप्लिकाज डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे रिसीवर पे पहुंचेंगे और ये जो रेप्लिकाज होती हैं सिग्नल की जो आपने भेजा था ट्रांसमीटर से सेम सिग्नल की, वो रिसीवर पे इंटरफेयर करेंगी ना। वही चीज़ देखते हैं एस ऑफ टी ना, आपका सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया है, वेरेज आपका जो चैनल का जो डिले है वो काफ़ी बड़ा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये टी एस जो है ये टाउ या डिले स्प्रेड की बात करें उससे काफ़ी कम है। अगर फिर से कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है, क्योंकि कन्वोल्यूशन के बाद जैसे मैंने देखा टी एस प्लस टाउ है ना, टी एस आपका टाउ से छोटा है, तो ये जो इसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन चैनल की वजह से ये आ जाएगा। टाइम डोमेन में हम इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग हो गई है चैनल सिग्नल की, टाइम डोमेन में ये चैनल स्प्रेड हो गया है, इसलिए इसको टाइम डिस्पर्शन भी बोला जाता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करूं तो सिंस सिंबल ड्यूरेशन कम है तो सिग्नल बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, और इसी केस में अगर आप चैनल की बात करें, चैनल में डिले स्प्रेड ज़्यादा है तो कोहेरेंस बैंडविड्थ कम होगी। और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सिग्नल का और चैनल का, क्योंकि आपका चैनल की बैंडविड्थ कम है वैसे सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो ये चैनल इस सिग्नल को पूरी तरह से पास होने नहीं देगा और ये क्लिपिंग हो जाएगी सिग्नल की दोनों साइड में। इसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्टॉर्शंस भी जनरेट होते हैं। इसी के लिए हमें रिसीवर पे इक्वलाइजर्स या तो कोई
चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये जो डिस्टॉर्शंस को मिनिमाइज कर सके। तो ये चैनल देखो विच वन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव, विच वन इज फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल। दोनों चैनल में कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी फ्लैट है। तो अगर ये देखोगे इसमें, अगर ये चैनल देखोगे प्रीटी मच कांस्टेंट है पूरे बैंडविड्थ पे, तो ऑब्वियसली बात है ये फ्लैट फेडिंग चैनल है। वैसे अब इस चैनल की बात करें तो बैंडविड्थ के अंदर ही ये चैनल चेंज हो रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल बोल सकते हैं। सॉरी, बोल सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। Approximately how large can the RMS delay spread be in order for a binary modulated signal with a bit rate of 25 kilobits per second to operate without an equalizer? तो इक्वलाइजर के साथ अगर आप सिग्नल को ऑपरेट करना है तो कंडीशन हमने देखा था इक्वलाइजर तभी चाहिए जब आपके सिग्नल पे जब रिसीवर पे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होती है, और उस कंडीशन सेटिस्फाई, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए टीएस शुड बी 10 टाइम्स सिग्मा टी। ओके, और पहला पूछा है इन लोगों ने बाइनरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बाइनरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरली बीपीएस के होता है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग को बाइनरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी बोलते हैं, और उससे उसका डेटा रेट आपको बिट रेट दिया गया है, इसको आरबी बोलूँ मैं, आरबी 25 किलोबिट्स पर सेकेंड है। पहले तो आपको इस सिग्नल के लिए आपको पता करना है कि कितना मैक्सिमम डिले स्प्रेड आप कर सकते हो ताकि ये चैनल विदाउट इक्वलाइजर ऑपरेट कर सके। उसके बाद आपको बताया गया कि आपको समझो सेमी सिस्टम, आपको सेमी चैनल के लिए दूसरा मॉड्यूलेशन 8 पीएस के जहाँ पर बेसिकली 3 बिट्स पर सिंबल आप भेजते हो, 2 टू द पावर 3 बिट्स सिंबल। तो इसका बिट रेट जब दिया गया है, आपका आरबी दिया गया है 75 किलो बिट्स पर सेकेंड, यानी आपका सिंबल रेट होगा इस केस में 75/3, 25 किलो सिंबल्स पर सेकेंड। अगर आप देखोगे सिंबल रेट का 8 पीएसके का और सिंबल रेट और बीपीएसके का दोनों का सेम है। बिट रेट भले अलग है क्योंकि बिट रेट में 8 पीएसके में आप 3 बिट्स पर सिंबल भेज रहे हो, तो आपका बिट रेट जो 8 पीएसके पे है वो 75 किलो बिट्स पर सेकेंड है, वेरेज अगर आप बिट रेट बीपीएसके की बात करें तो सिर्फ 25 किलो बिट्स पर सेकेंड है। तो इस चैनल के लिए हम पता लगाते हैं कि कितना लार्ज आपका आरएमएस डिले स्प्रेड होना चाहिए ताकि आपका ये सिस्टम बिना इक्वलाइजर के ऑपरेट कर सके। तो सेम रिलेशनशिप, जैसे बिट रेट मैंने फॉर बीपीएस के सिग्नल बिट रेट 25 किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो आपका जो सिंबल ड्यूरेशन हो जाएगा 1/r, वो 40 माइक्रोसेकेंड्स हो जाएगा। तो अगर आपको इक्वलाइजर तभी लगता है जब आपका टीएस जो वैल्यू है, जो रिलेशनशिप मैंने पहले ही बता चुका है, टीएस शुड बी लेस देन 10 टाइम्स सिग्मा टी। अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है तभी आपको इक्वलाइजर लगता है, तब आपके चैनल में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होगा, तब आपको इक्वलाइजर लगेगा। तो ये अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो सिग्मा टी अगर आपका 4 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा है तभी आपको इक्वलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी रिसीवर में। अगर आपका चैनल में चैनल डिले स्प्रेड अगर 4 माइक्रोसेकेंड से कम है तो जनरली आपको इक्वलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर 8 पीएस के सिग्नल की बात करें, 8 पीएस के सिग्नल बिट रेट 75 किलो बिट्स पर सेकेंड था, तो आपका सिंबल ड्यूरेशन इसमें फिर से 40 माइक्रोसेकेंड्स ही आएगा, क्योंकि आपका जो सिंबल रेट है वो तो जैसे हमने बताया था वो सिर्फ 25 किलो सिंबल्स पर सेकेंड है। तो उसकी वजह से आपका जो बिट रेट होगा, सिंबल ड्यूरेशन होगा, वो सिर्फ सेम बीपीएस के जितना ही 40 माइक्रोसेकेंड्स होगा। तो इसमें भी वही कंडीशन है, अगर आपको इक्वलाइजर की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपके सिंबल ड्यूरेशन इज 10 टाइम्स लेस देन द डिले स्प्रेड। डिले स्प्रेड यानी इसमें भी अगर डिले स्प्रेड आपकी 4 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा है तभी आपको इक्वलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिजिटल वायरलेस सिस्टम्स एस्टिमेट द मैक्सिमम आरएमएस डिले स्प्रेड फॉर विच नो इक्वलाइजर इज रिक्वायर्ड एट द रिसीवर। अगेन वही चीज़ है कि इस दो सिस्टम से यूएसडीसी और डेक्ट, यूएसडीसी यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल सेलुलर, ये सेकेंड जनरेशन सिस्टम्स थी, और डीईसीटी जो है वो डिजिटली एनहांस कॉर्डलेस टेलीफोन। बहुत लोगों ने कॉर्डलेस टेलीफोन देखा होगा, तो इसमें जनरली ये मॉड्यूलेशन स्कीम यूज होती थी 0.3 GMS के, और इसका डेटा रेट अराउंड 1152 किलोबिट्स पर सेकेंड, वेरएज यूएसडीसी का डेटा रेट 48.6 किलोबिट्स पर सेकेंड है। तो ये दोनों सिस्टम के लिए ये पूछा गया है
कि आपको कितना आरएमएस डिले स्प्रेड आप टॉलरेट कर सकते हो बिना इक्विलाइजर के। जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा, अगर आरएमएस डिले स्प्रेड 4 माइक्रोसेकंड से या 4 माइक्रोसेकंड से अत्यधिक होता है तब हमें इक्विलाइजर की जरूरत पड़ेगी वो सिस्टम के लिए। तो वही चीज हमें ये दोनों सिस्टम के लिए भी पता करनी है कि आपके मैक्सिमम आरएमएस डिले स्प्रेड कितना तक आप टॉलरेट कर सकते हो बिना इक्विलाइजर के, और किस वैल्यू आरएमएस डिले स्प्रेड के ऊपर हमें इक्विलाइजर की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी हमें बेसिकली डेटा रेट दिया हुआ है, आरएस दिया हुआ है, बेसिकली दोनों केसेस में आरएस दिया हुआ है। आरएस के बेसिस पे हम पहले टीएस निकालेंगे, फिर सेम रिलेशनशिप यूज करेंगे। अगर टीएस लेस देन 10 टाइम्स सिग्मा टी तब हमें इक्विलाइजर की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो वही सेम चीज है, अगर सिग्मा टी लेस देन 0.1 टीएस, जैसे अगर टीएस इज लेस देन 10 टाइम्स सिग्मा टी या सिग्मा टी इज लेस देन 0.1 टीएस, तभी हमें इक्विलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आता है सिग्मा टी मैक्स 4.12 माइक्रोसेकंड। अगर सिग्मा टी 4.12 माइक्रोसेकंड के ऊपर ज़्यादा है तब यूएसडीसी में, यूनाइटेड स्टेट डिजिटल सेलुलर में, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप देखोगे इसका मॉड्यूलेशन स्कीम जो बताया गया है वो है π/4 DQPS के। DQPS के में 2 बिट्स पर सिंबल यूज़ होते हैं, क्योंकि DQPS के इसमें 2 बिट्स पर सिंबल यूज़ होते हैं, तो इसका जो सिंबल ड्यूरेशन है वो ये होता है सिंबल ड्यूरेशन, वो होगा 2/r, क्योंकि r बिट्स पर सेकंड में है तो आपको सिंबल ड्यूरेशन 2/r होगा, तो इसकी सिंबल ड्यूरेशन 41.2 माइक्रोसेकंड्स आती है। तो इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो आपका जो मैक्सिमम डिले स्प्रेड दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट एन इक्वलाइजर इज 4.12 माइक्रोसेकंड। अगर आपका डिले स्प्रेड 4.12 माइक्रोसेकंड से अत्यधिक होता है तभी हमें इक्वलाइजर की जरूरत पड़ेगी यूएसडीसी पे। सेम हम लोग डेक्ट की बात करें, डिजिटल एनहांस कॉर्डलेस टेलीफोन। डिजिटल एनहांस कॉर्डलेस टेलीफोन में जीएमएसके मॉड्यूलेशन स्कीम यूज होता है। जीएमएसके में बिट रेट कैलकुलेट करने का और सिंबल ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का अलग मेथड है। उसमें सिंबल ड्यूरेशन का फॉर्मूला TS/1/0.3 R है। 0.3 इज नोन एज जीएमएसके फैक्टर, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है आपको 0.3 जीएमएसके। जीएमएसके बेसिकली गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग होता है, जिसे 2G सिस्टम्स, जीएसएम सिस्टम में भी मॉड्यूलेशन एज अ मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो टीएस की वैल्यू 2.89 माइक्रोसेकंड्स होती है, और इसको हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो सिग्मा टी मैक्स की वैल्यू आती है वो है 0.289 माइक्रोसेकंड। तो ये मैक्सिमम टॉलरेबल डिले स्प्रेड है विदाउट एन इक्वलाइजर फॉर अ डेक 0.3 जीएमएस के सिस्टम। अगर आपका सिग्मा टी की वैल्यू 0.289 से अत्यधिक होती है, 0.289 माइक्रोसेकंड से अत्यधिक होती है, तभी आपको इक्वलाइजर की जरूरत पड़ेगी ये डेक सिस्टम में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी फेडिंग ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन caused by the relative motion between Tx and Rx and that of the surrounding objects. तो आज के लेक्चर में हमने देखा चैनल डिले स्प्रेड के बारे में और कोहेरेंस बैंडविड्थ के बारे में, उनका रिलेशनशिप देखा। उसके बेसिस पे हम लोगों ने कब इक्वलाइजर लगता है और कब इक्वलाइजर की ज़रूरत पड़ती है और कब इक्वलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बारे में पढ़ा। और उसके अलावा हम लोगों ने टाइम ड्यूअल रिलेशनशिप भी देखा डिले स्प्रेड और कोहेरेंस बैंडविड्थ के बीच में, और डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम के बीच में। अब आगे लेक्चर्स में हम अभी तक हमने टाइम डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा है, अब आगे लेक्चर्स में हम फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया? कितना देर का हुआ?